गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब फाइन हैं। क्या मेरी वीडियो और ऑडियो आप लोगों को क्लियर है? प्लीज चैट बॉक्स में थम्स अप कर दें इफ एवरीथिंग इज फाइन। हाय अनुष्का, गुड इवनिंग बच्चों। चलो ग्रेट, थैंक यू। अभी थोड़े कम बच्चे ज्वाइन किए हैं, शायद आपके फ्रेंड्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू शिवानी, सबा, थैंक यू। ओके, हाय संजना। बच्चे आप लोग ना ट्राई करें कि अपने नेम से अपनी आईडी बनाएं, क्योंकि फिर मुझे लाइक नेम लेके आपको क्वेश्चनिंग करनी होगी ना, तो देन इट बिकम्स इजियर फॉर मी टू नेम अ चाइल्ड, है ना। तो अगर आपके किसी और नेम से आईडी होगी देन इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर द टीचर। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग, थैंक यू। ठीक है, मैं एक बार बच्चों के नाम भी गो थ्रू हो जाऊं। ओके, हाय अलीशा, गुड इवनिंग हिमांशी, हेलो खुशी, साक्षी। ओके, सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू गाइस नाउ। आप लोग मुझे बताना कि आपको क्लियरली विजिबल है। हेलो पारुल। हाँ जी, तो आई थिंक मोस्टली बच्चे फर्स्ट टाइम ही मुझसे भी मिल रहे होंगे, राइट? ओके, बच्चे आवाज सबकी क्लियर है ना? बिकॉज अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है तो इट मीन्स कि आपके वहां पे कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्लीज यू आप थोड़े से खुले एरिया में, नेटवर्क वाले एरिया में जाकर एक बार चेक करें, या एक बार फिर से लॉग आउट होकर लॉग इन करें, मे बी दैट विल वर्क। ओके ठीक है, थैंक यू, सबको क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो आपकी स्क्रीन पे मैंने चैप्टर का नेम शेयर कर दिया है। ओके रितिका, थैंक यू। सो आज का जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पे है। पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं आप लोगों को, दैट माय नेम इज लविशा एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। आई विल बी टीचिंग यू बायोलॉजी। ठीक है, तो बच्चों मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि मैं आऊंगी, लेक्चर दूंगी और चली जाऊंगी। मैं बच्चों से बीच में क्वेश्चंस भी पूछूंगी और मुझे आप लोगों की इंटरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, आप लोगों का मुझे प्रॉपर इंटरेक्शन चाहिए। ठीक है, ओके हिमांशी, थैंक यू। वैसे आई थिंक जिनको वॉइस नहीं आ रही है उनके कुछ इशू होगा उनके साइड पे नेटवर्क का, बिकॉज मेरे यहाँ पर सब कुछ ओके है। बच्चे आप ट्राई करें कि ईयरफोन्स यूज करें, तो उससे क्या होगा कि आपको आपकी वॉइस जो है, मेरी वॉइस, वो आपको अच्छे से आएगी। ठीक है, ओके बच्चों, तो आज जो हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ये आपके बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है ना? हाँ जी, हाँ जी बच्चे, मैं जोर से ही बोल रही हूँ, आप एक बार फिर से लॉग इन करें। हाँ, तो ये चैप्टर बहुत इजी सा चैप्टर है ना, छोटा सा चैप्टर है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी तो फिलहाल जैसे आप सबको पता है कि हम आपके जो स्कूल में एग्जाम्स है ना, उन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उस एग्जाम के लिए बेसिकली हम इस चैप्टर को जल्दी जल्दी हम क्विक रिवीजन देंगे। ठीक है, ये तो पता है आप लोगों को। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है
ये हमारे नीट के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको नीट का फॉर्मेट बताऊं ना, तो मोस्टली इस चैप्टर में से बच्चों एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है। रेयरली इट हैपेंस कि कभी कभी हमारे 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या होता है ना, मोस्टली बच्चे इस चैप्टर को लाइटली लेने लग जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि एक ही तो क्वेश्चन आना है, हम इस पे क्यों टाइम वेस्ट करें, इससे तो अच्छा है हम बाकी चैप्टर्स करें, है ना, जिनकी वेटेज है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोगों की जो सोच है वो थोड़ी सी गलत है, क्योंकि 1 क्वेश्चन मीन्स हाउ मेनी मार्क्स, 4 मार्क्स, है ना। सो 4 मार्क्स का मतलब है, आपको बड़े अच्छे से पता है कि नीट अगर हमने क्रैक करना है तो यहाँ पे तो 1 मार्क का भी, 1 मार्क से भी आपका रैंक कितना डिफरेंट हो सकता है ना। सो इसमें से तो, इस चैप्टर में से तो आपको 4 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है। अगर 2 आ जाते हैं तो वो 8 मार्क्स बन गए। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इस चैप्टर को छोड़ने के बजाय इस चैप्टर को तो जरूर करना चाहिए, बिकॉज इससे क्या है, आपके 4 या 8 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे फ्री के, क्योंकि ये चैप्टर तो बहुत इजी चैप्टर है, छोटू सा ये चैप्टर है ना। तो हम इस चैप्टर को करेंगे और इसकी क्विक रिविजन करेंगे। और अगर आपके डाउट्स होंगे तो आप अगर मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रही हूँ साथ के साथ, तो आप एंड में मुझसे डाउट्स लेना, ठीक है। वैसे आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अपने डाउट्स, ठीक है। सो आर वी रेडी टू बिगिन? मुझे एक जरा थम्स अप दे दे, मुझे पता लग जाएगा यू ऑल आर रेडी टू स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है चेतना, ओके ग्रेट। यही एंथुसियाज्म चाहिए मुझे आप सब में। बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू सो मच बच्चों, सब सुन रहे हैं मेरी बात, इट मीन्स थैंक यू। ठीक है, ओके। सो बच्चों, आपके स्क्रीन पे 2 चीजें बनी हुई हैं, वन इज अ कैट एंड वन इज दिस चेयर। तो आप मुझे बता सकते हैं इनमें डिफरेंस क्या है? कैट और चेयर में क्या डिफरेंस है? एक मेजर डिफरेंस कैट और चेयर में क्या है? बिल्कुल, चाहत एंड तन्वी ने सही आंसर दिया। कैट इज लिविंग एंड चेयर इज नॉन लिविंग। बिल्कुल सही, मोस्टली बच्चे यही आंसर दे रहे हैं कि जो हमारा कैट है ये लिविंग है, और जो चेयर है इट इज अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अब आपको कैसे पता, आप कैसे लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करते हैं? बिल्कुल, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर। संचिता सिंह, हाँ, चेयर इज नॉन लिविंग, कैट इज लिविंग। सो अब हम कैसे, हमें पता लगता है कि कोई चीज लिविंग है या कौन सी चीज नॉन लिविंग है? ये मैं जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है चैप्टर बच्चों। तो लिविंग चीज वो होती है दैट कैन ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस, रिस्पायर एंड कैरी आउट सर्टेन सेलुलर एक्टिविटीज। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बच्चों ने ये आंसर्स सही से दिए हैं। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा जो ग्रो कर रहा है, मूव कर रहा है, रिप्रोड्यूस, रिस्पायर एंड कैरीज आउट वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज। ठीक है, इजी सी डेफिनेशन है। अब जैसे बर्ड है, बर्ड को हम लिविंग क्यों कह सकते हैं? बिकॉज इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, लाइक ईटिंग, ब्रीदिंग, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। अब बच्चे ये डिलीटेड है आपके टॉपिक में, तो मैंने ये छोटे से ही टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करना है, मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ। तो प्लीज आप लोग अब चैट बॉक्स को छोड़कर फोकस करें नोट्स पर, बिकॉज मेरा ध्यान इतना नहीं जा रहा उस साइड। तो नीट से रिलेटेड अगर आपको स्कूल के सिलेबस में भी है ना ये चीज, तो मैं आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रही हूँ चैप्टर का। ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स वही है कि इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, इट रिस्पॉन्ड्स टू द एनवायरमेंट। तो एक वर्ड ना हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, स्टिमुलस। स्टिमुलस वर्ड आपको यहाँ बताना जरूरी है। स्टिमुलस का मतलब होता है चेंज इन द सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग में कोई भी चेंज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे बाहर खड़े हो और एकदम से क्या हुई, आंधी तूफान आ गया, आपके एनवायरमेंट में चेंज आ गया, तो आप क्या करोगे? आप चुपचाप खड़े रहोगे? नहीं ना, वी विल रिस्पॉन्ड, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम भागेंगे, हमें कहीं भी अगर छत या कुछ शेल्टर मिलेगा, वी विल रन टुवर्ड्स दैट। सो वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल चेंज। तो उस चेंज को क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। अगर हमारे एनवायरमेंट में या हमारे सराउंडिंग में कोई चेंज आ रहा है, इट इज टर्म्ड एज स्टिमुलस।
तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये खास कैरेक्टरिस्टिक है कि दे रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट, दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। ठीक है, ये वर्ड बच्चों आपने नोट कर लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि जब आप यहाँ बैठे हो तो आपको कॉपी पेंसिल अपनी लेके बैठना है। ठीक है, और किसी को नींद नूंद तो नहीं आ रही है ना, सब बिल्कुल प्रॉपरली अलर्ट होकर सुन रहे हैं। तो आपने ये इंपॉर्टेंट टर्म्स नोट कर लेनी है। स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या होता है? चेंज इन दी सराउंडिंग। ठीक है, अब मैं आपको ना एक इजी तरीका बताती हूँ याद करने का। ये सारी चीजें, ये सारे हम कैसे याद करेंगे। छोटे होते हम एक गेम कुछ खेलते थे, चाय गरम कॉफी गरम, है ना? मुझे तो आगे याद भी नहीं कौन सी गेम थी, बट देयर वाज अ गेम लाइक दिस, है ना? तो हमने चाय कॉफी गरम, ये हमने तरीका है याद करने का। सी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज, another C for consciousness, then G stands for growth, बिल्कुल सही आप लोगों ने। R for reproduction या ability to reproduce, ठीक है, and M here stands for metabolism। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना, ये आपको अगर 1 मार्क या 2 मार्क की डेफिनेशन आ गई ना, तो वो सब याद करने के लिए सही है। तो इसमें सब वही सब बताया हुआ कि इट इज मेड अप ऑफ सेल्स, इट रिस्पॉन्ड्स टू द एनवायरनमेंट। रिस्पॉन्ड्स टू द एनवायरनमेंट का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, कि हमें जानकारी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। वी आर कॉन्शियस, वी आर अवेयर, दैट इज वाई वी रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो मैं आपको ये चीजें यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो ये कि सेल्यूलर एक्टिविटीज मीन्स कि हमारा जो हमारी बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, वो किसकी बनी होती है? सेल्स की बनी होती है। नॉन लिविंग की बॉडी कभी सेल से नहीं बनी होती। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। ठीक है, देन ग्रोथ का तो आपको मतलब पता ही है। ग्रोथ मींस, ग्रोथ के दो चीजें आती हैं उसमें, एक तो इंक्रीज इन मास, ये बच्चे आप नोट्स बना सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप चाहें तो साथ के साथ। एंड नेक्स्ट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, बिल्कुल सेल नंबर। किसने आंसर दिया था? ये बिल्कुल सही दिया था, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस मींस प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं बच्चे, किनके हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं। अब मेटाबॉलिज्म, ये जो टर्म है, मैं कॉन्शियसनेस का भी बताती हूँ बच्चे। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। हमारी बॉडी में इतने सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए होंगे, है ना? उसमें क्या होता है, आपको केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करने होते हैं लैब में। एक चीज ली, उसमें वो चीज मिक्स कर दिया, एसिड लिया उसमें बेस मिक्स कर दिया, इस तरह से। तो उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, और हम उन केमिकल रिएक्शंस को कंबाइन करके क्या वर्ड दे देते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सो हमने अभी तक क्या पढ़ा? चाय कॉफी गरम में, याद होगी ना ये चीज? बिल्कुल बिल्कुल, चार्ट ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस। तो चाय कॉफी गरम, ये डेफिनेशन क्या हुई? दैट इट इज मेड अप ऑफ सेल्स, कॉन्शियसनेस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये चीजें जो होंगी तब हमारा वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? लिविंग। आई थिंक ये बहुत इजी तरीका होगा ना समझने का। वैसे हमें
रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं, हमें सब कुछ समझ आ गया है ना। सो अब वही सेम चीज यहाँ एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। ओके ठीक है, वेरी गुड, सबने सब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, चलो ठीक है, गुड। सो यही चीज हमने अब पढ़ी है। ग्रोथ मैंने आपको बता दिया, इट इज द इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन सेल नंबर। उसके बाद रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस एन इंडिविजुअल लाइक इट्स ओन, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करना, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, पहले ये एक सेल है, फिर वो सेल ग्रो किया एंड देन इट डिवाइड्स इनटू टू। तो ये क्या हो गया, सेल नंबर भी बढ़ गया और सेल का मास भी बढ़ गया, दिस इज ग्रोथ। ठीक है, फिर मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बता दिया दैट इट इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी में जितने भी सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, वेरी गुड, सानिया ने अमीबा का भी एग्जांपल दिया, बिल्कुल अमीबा का बेस्ट एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड रिप्रोडक्शन, है ना। सो मेटाबॉलिज्म क्लियर हो गया। कॉन्शियसनेस, एक बच्चा पूछ रहा था ना मैम कॉन्शियसनेस दोबारा बता दो। कॉन्शियसनेस क्या है, इट इज द एबिलिटी, हमारी एक एबिलिटी है बाय विच वी रिस्पॉन्ड टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। ये वर्ड याद रखना है, रिस्पॉन्ड टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस और चेंज इन द एनवायरनमेंट। स्टिमुलस तो मैंने आपको बता दिया ना क्या होता है, इट इज अ चेंज इन आवर सराउंडिंग्स। तो हम जब उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं देन दैट इज आवर कॉन्शियसनेस। ठीक है, अवेयरनेस। अब अगर मैं कोई चेयर को बाहर रख दूंगी तो चेयर के सामने चाहे शेर आ जाए चाहे चीता आ जाए, चेयर डर डर के तो नहीं भागेगी, लेकिन अगर चेयर की जगह कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा इट विल रिस्पॉन्ड, है ना। जब वो देखेंगे कि आगे खतरा है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करेंगे उस सिचुएशन में। नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। ये चीज समझ आ गई अच्छे से। हाँ जी बच्चे, कई बच्चों का डाउट है कि हमें रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगा। तो यस, आपको रिकॉर्डिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिल जाएगा। और ये जो प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये पीपीटी, ये भी आप लोगों को शेयर हो जाएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, अगर बाई चांस कोई लाइन कुछ समझ नहीं आया तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग बच्चे तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाने में भी मजा आता है ना, जब सभी अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। सान्या इज सेइंग वी डोंट हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप। बच्चे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, व्हाट्सएप ग्रुप पे ही सबको मैसेजेस आ रहे हैं। बच्चे जो 9 to 10 वाली क्लास है ना बायो की, दैट इज एन ओपन क्लास। अब ओपन क्लास क्या है, अगर आप सपोज ये वाली क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, अब डेली आपकी इसी टाइम पे ये क्लास हुआ करेगी ना, मतलब हफ्ते में 2 दिन, तो अगर आप ये बच्चे मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है अर्चना, आई थिंक कि आपके कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं। हाँ जी, तो अगर आप सपोज आज ये क्लास नहीं लगा पा रहे या किसी दिन इस टाइम पे क्लास नहीं लगा पा रहे, तब आप उस ओपन क्लास में जाकर क्लास लगा सकते हैं। उस केस में जैसे अगर आज आप नहीं लगा पा रहे तो आप 9 बजे लगा सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द ओपन क्लास। ओके, अगर किसी दिन मिस हो जाए देन यू कैन गो एंड अटेंड द ओपन क्लास। वेलकम। हाँ, अगर आप लगाना चाहें, ये चीज समझ नहीं आई तो आप दोबारा भी लगा सकते हैं ऑब्वियसली, बट आई वुड प्रेफर कि आप दोबारा क्यों सुनेंगे, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इतने में आप उस टाइम पे कुछ और पढ़ सकते हैं खुद से, है ना। वैसे अभी तक कोई डाउट है आप लोगों को? या वेलकम शबनम, है ना, डाउट्स अभी तक तो कोई भी नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग। थैंक यू अर्चना, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर नेटवर्क, क्योंकि सिर्फ आपको स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है। ओके, सो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुप करना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इजी सा। जैसे आप हमारे पास अवंती फेलोज में +1 क्लास के बहुत सारे बच्चे आए हैं, ठीक है, थाउजेंड्स में बच्चे आए हैं। हाँ बच्चे, आपने मे बी पिन नहीं किया है तो आप लोग पिन कर दें प्रेजेंटेशन को।
हाँ, तो हमारे पास जैसे इतने सारे बच्चे आए हैं, तो हमने अगर हम सबका एक ही ग्रुप बना देते, सबको एक ही क्लास में रख लेते, थाउजेंड्स बच्चों को, तो कितनी डिफिकल्टी होती। एक एक बच्चे को ना किसी को समझ आना था, ना टीचर से पढ़ाया जाना था, है ना। सो इसीलिए हमने क्या किया, हमने सबको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया, जिसकी जो प्रेफरेंस थी, ठीक है, तो हमने उनको उन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। जिनकी सिमिलर चॉइस थी हमने उनको एक ग्रुप दे दिया, जिनकी अगर कोई 6 to 7 वाला बैच चूज करता था तो उनको वो दे दिया, अगर कोई मॉर्निंग वाला करता था तो उसको वो बैच दे दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमें इजी हो गया बच्चों को समझाना, और बच्चों का पढ़ना भी इजी हो गया, है ना। तो उसी तरह हमारे पास इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। एक मिनट, व्हाट इज समरीन आस्किंग एक्चुअली। हाँ, ग्रुप में नोट्स आएंगे, यस यस आएंगे बच्चे, बट जो मैं लिख रही हूँ मे बी वो चीजें आपको ना आए, तो आप वो चीजें साथ के साथ नोट करते रहें अपने नॉलेज के लिए, ठीक है। और अब आप प्लीज थोड़े से चैट्स कम करें, क्योंकि मैं शायद ध्यान ना दे पाऊँ। लास्ट में आप पूछना डाउट्स। सो हमने इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर जेनेटिकली सिमिलर। जेनेटिकली मींस जिनके डीएनए और जीन्स जो हैं वो सेम है। आपने पढ़ा है ना डीएनए क्या होता है, इट इज दी हेरिडिटरी यूनिट, जीन्स, बिल्कुल। तो जिनके जेनेटिकली जो सेम होंगे उनको हम सेम ग्रुप में रख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, इंसेक्ट्स को, जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनमें एक कॉमन फीचर होता है, क्या, कि दे हैव 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। जितने भी इंसेक्ट्स हैं, आप कोई भी इंसेक्ट उठा के देख ले, मैंने आपको फिगर में एक हाउस फ्लावर, एक ये बीटल शेयर किया है, तो आप देखिए इनके ये फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स हैं, ये सेकंड पेयर है, और ये थर्ड पेयर। सेम इज विद दिस, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर, ठीक है। जितने भी इंसेक्ट्स होंगे उनमें एक कॉमन फीचर क्या है, कि दे हैव 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, की उनकी जो लेग्स हैं उनके पास, मतलब टोटल 6 हैं और 3 3 का पेयर्स है। तो हमने इनको क्लासिफाई कर दिया, किसमें, इंसेक्ट्स में डाल दिया, क्योंकि इनमें ये जेनेटिक सिमिलैरिटी थी, ठीक है। अब आज हम एक और टर्म करेंगे, टेक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स। ये दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस जानना जरूरी है। टेक्सोनॉमी क्या होता है, इट इज क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। टेक्सोनॉमी इज बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, यानी कि ग्रुप करना, और उनको नेमिंग करना, उनका नामकरण करना। जैसे कि कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसको एक नाम, उसका नामकरण करते हैं, है ना, उसको एक नाम देते हैं ताकि उसको हम उस नाम से बुला सके, उसको हम बाकियों से डिफरेंशिएट कर सके। तो सिमिलरली जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई आइडेंटिफाई होता है, नई नई खोज होती है उसकी, तो उसको क्लासिफाई किया जाता है, उसको उसके ग्रुप में डाल दिया जाता है, और उसको एक नाम दिया जाता है, ठीक है। सो नेमिंग करना इज टेक्सोनॉमी। और सिस्टमैटिक्स क्या होता है, बिल्कुल आन्या ने सही आंसर दिया। हम क्लासिफाई भी करते हैं और नेम भी करते हैं, ठीक है। सान्या, आई विल टेक योर डाउट, आ रहा है अभी नेक्स्ट उसमें। और सिस्टमैटिक्स होता है द डिटर्मिनेशन ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम क्या करते हैं, हम उसका उनके पूर्वजों से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकालते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किसके साथ किया जाता है, हम क्या बिलीव करते हैं कि ह्यूमंस किन से इवॉल्व हुए हैं, चिंपैंजीज से, राइट। हम लोग पहले छोटे होते हंसते भी होते थे कि हम लोग इनसे बने हैं, बट यस दैट इज ट्रू। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है, कि उस ऑर्गेनिज्म के पूर्वज जो हैं, यस बिल्कुल, वो क्या थे, उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। या फाइलोजेनेटिक वर्ड भी कभी कभी यूज होगा, तो उसका मतलब क्या होता है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है बच्चों। यहां तक समझ आया, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ग्रेट, ठीक है हिमांशी, थैंक यू। अब हम आते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की पर। अब टेक्सोनोमी तो पता लग गया ना क्या था, एक बार फिर से समझा दो तो मैं बता देती हूँ बच्चे। टेक्सोनोमी होता है क्लासिफिकेशन करना,
और ऑर्गेनिजम्स का नामकरण करना, उनकी नेमिंग करना। और आपको यहाँ पे ये भी बता दूं, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। सुना है आप लोगों ने ये वर्ड? नॉमेनक्लेचर इज नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, गुड। सो टेक्सोनॉमी में क्या दो चीजें आती हैं, वन इज क्लासिफिकेशन एंड नंबर टू इज नॉमेनक्लेचर। और सिस्टमैटिक्स में क्या आता है? सिस्टमैटिक्स में आता है टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये चीजें सिस्टमैटिक्स में आती हैं। अब टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, हायरार्की का मतलब होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट लेवल्स में अरेंज करना, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में। सिस्टमैटिक का मतलब होता है, बच्चे सिस्टमैटिक जिसको समझ नहीं आया, एवोल्यूशनरी रिलेशन का मतलब होता है उसका उनके पूर्वजों से रिलेशन, कि हम किस ऑर्गेनिज्म से ये इवॉल्व होकर बना है। जैसे हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो चिंपैंजीज से इवॉल्व होकर बना, इवॉल्व होकर मतलब धीरे धीरे चेंज होते 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 चिंपैंजीज से क्या बन गया? ह्यूमन बीइंग्स बन गए। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी, तो हम कोई भी ऑर्गेनिज्म हम ढूंढते हैं तो हम देखते हैं कि इसके पूर्वज क्या हो सकते हैं। ठीक है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, किस ऑर्गेनिज्म से ये आगे इवॉल्व होकर बना है। फिर मैंने आपको बताया टेक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में अरेंज करना। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में उनका अरेंजमेंट करना, वो होता है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। जैसे कि ये चीज आपको ना याद कर लेनी है, ये ऑर्डर याद, ये सीरीज याद कर लेनी है। सबसे पहले होती है स्पीशीज, सबसे छोटा लेवल होता है स्पीशीज का। बच्चे मैं बता रही हूँ, टेक्सोनॉमिक हायरार्की ही एक्सप्लेन कर रही हूँ शबनम, अब समझ आ जाएगा। तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की होता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। अब चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारा अर्थ है, अर्थ अर्थ प्लैनेट है जो हमारा, वो बहुत बड़ा है। अब उसमें अगर मुझे लाइक एक बंदे का एड्रेस जानना है तो मैं क्या करूंगी? एक अर्थ में बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन मैं एक कॉन्टिनेंट में जाऊंगी सपोज। ठीक है, मैं कोई भी एक कॉन्टिनेंट में गई, फिर उसके बाद हर एक कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज होंगी, फिर मैं उस कंट्री में उसको जाऊंगी। ठीक है, फिर देन एक कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स होंगे, एक स्टेट में बहुत सारी सिटीज होंगी, एक सिटी में बहुत सारे सेक्टर्स होंगे, और एक सेक्टर में बहुत सारी कॉलोनीज होंगी। फिर एक कॉलोनी में मैं एक जिस घर जाना है वहां जाऊंगी, पूरा एड्रेस। ठीक है, तो उसी तरह अगर मुझे किसी ऑर्गेनिज्म का बताना है ना कि किस मतलब ये किस कैटेगरी में फिट हो रहा है, तो हम सबसे पहले, सबसे बड़ी कैटेगरी होती है किंगडम, सबसे बड़ी डिवीजन। एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स होते हैं, हर एक फाइलम में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, और एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज होंगी, एक फैमिली में बहुत सारे जीनस, और एक जीनस में बहुत सारे रिलेटेड स्पीशीज होंगी। अब मैं आपको इन सबकी डेफिनेशन याद करने का तरीका भी बताऊंगी। ठीक है, तो पहले आपको ना ये याद रखना है, मुझे किसी स्टूडेंट ने ही बताया था, ये बहुत फनी सा तरीका है। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। तो आज मुझे इनफैक्ट मॉर्निंग की क्लास में ही ना, बिल्कुल बिल्कुल अनुष्का ने भी ये सही बताया, तो मुझे तो आज पहली बार ये चीज पता लगी एंड इट वाज वेरी फनी कि हाँ, तो ये एक तरीका है याद करने का, ये सीरीज। ठीक है, अब ये आपको याद हो जाएगी ना, ये सब नोट कर लो, अगर किसी को नहीं पता ना यू कैन नोट दिस डाउन, फिर हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। बच्चे क्वेश्चंस भी आएंगे, अभी आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, बी पेशेंट। कर लिया नोट? ठीक है, तो अब मैंने बताया कि सबसे छोटी डिवीजन होती है, हाँ, और ये टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में हर लेवल को हम कहते हैं टेक्सा। कोई पूछ रहा था ना मैम टेक्सा क्या होता है? मतलब टेक्सॉन कहते हैं, टेक्सॉन इज सिंगुलर वर्ड, टेक्सा इज प्लूरल वर्ड, बहुत सारे लेवल्स को हम टेक्सा बोलते हैं। तो हर एक लेवल को वी कॉल
टेक्सॉन कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक? अब मैं आपको बताती हूँ स्पीशीज क्या होती है। वैसे जिनको स्क्रीन शो नहीं हो रही, आई विल रिपीट कि मैं तो एक ना साइड उससे भी ज्वाइन किया हुआ है मैंने, एक और आईडी से भी, तो मुझे वहां पे सब कुछ क्लियर दिख रहा है। तो ये सिर्फ इसी को चेक करने के लिए है कि सब कुछ सही है या नहीं, तो उसमें बिल्कुल क्लियर आ रहा है। तो अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम है तो आई थिंक आपके नेटवर्क में होगी, सो जस्ट गो एंड चेक इट वंस अगेन। थोड़ा सा आप अपना जहाँ बैठे हो वो पोजीशनिंग चेंज कर लें। अच्छा बच्चे, उससे पहले ना मैं आप लोगों का एक टेस्ट लेती हूँ, ये देखने के लिए कि आप लोगों को टेक्सा बताती हूँ, मुझे बताती हूँ कितना याद है। हमने 8th क्लास में किया था सेल्स, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स को हम एक नाम देते थे, फिर उनका ग्रुप ऑफ को हम कुछ कहते थे। सब याद है आप लोगों को? क्या आप मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं? सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू। वेरी गुड, चेतना ने तो बिल्कुल सही आंसर दे दिया। सेल्स होते हैं, देन ग्रुप ऑफ सेल्स, हम ग्रुप ऑफ सेम सेल्स, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स टिश्यू होते हैं, देन सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और उस ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। बिल्कुल सही, वेरी गुड मुस्कान, एंड सब ने बिल्कुल सही आंसर दिया। दैट्स अमेजिंग गाइस, बिल्कुल सही। अब इसका क्या काम है यहाँ पे, आप सोच रहे होगे, मैं बताती हूँ। अब जब हम ये स्पीशीज वगैरह याद करेंगे ना, इनकी डेफिनेशन, तो आपको ये इजी होगा याद करने में। ये सीरीज याद हो गई है ना? अब हम करते हैं स्पीशीज की डेफिनेशन। स्पीशीज क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स या वो पॉपुलेशन जो मॉर्फोलॉजिकली और रिप्रोडक्टिवली सिमिलर है। मॉर्फोलॉजिकल का क्या मतलब? मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है एक्सटर्नल लुक्स या एक्सटर्नल फीचर्स, देखने में। बिल्कुल सही आन्या, एक्सटर्नल फीचर्स मतलब बाहर से देखने में वो ऑर्गेनिज्म कैसा है। तो जो ऑर्गेनिज्म एक जैसे होंगे, एक्सटर्नल अपीयरेंस, बिल्कुल जो एक जैसे होंगे, इट मीन्स कि वो मॉर्फोलॉजिकली क्या है? सिमिलर है। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर सिमिलर होंगे, मींस कि वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीड का मतलब क्या है? कि वो आपस में रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एक स्पीशी में जो भी देखने में सेम सेम लगते हैं ना ऑर्गेनिज्म, वो एक स्पीशी के अंडर आते हैं। जैसे लायन और टाइगर, हम मोस्टली सोचते हैं कि लायन और टाइगर जो है वो, अब आप देखो लायन और टाइगर देखने में अलग अलग है ना, चाहे उनमें जितनी मर्जी सिमिलैरिटीज हो, बट दे हैव डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। तो इट मींस लायन की स्पीशीज अलग है और टाइगर की स्पीशी अलग है ना? लायन की जो स्पीशी है, क्योंकि उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स अलग हैं, इसकी स्पीशी का नेम होता है लियो, स्पीशी नेम। बिल्कुल आन्या। एंड टाइगर की स्पीशी का नेम होता है टिग्रिस। कई लोग बड़े कंफ्यूज करते हैं ना, इन सबकी फैमिली अलग। इनफैक्ट जो चीता लेपर्ड है, ये भी इनकी स्पीशीज भी अलग अलग है सबकी, है ना? हाँ बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो बच्चों आप। कईयों ने ना थोड़ी सी नेमिंग अपने लेजी, तुम्हें किस नाम से सेव किया, इट्स डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज कि कौन सा बच्चा है वो। इकरा, ओके इकरा, प्लीज आप अपने नाम से सेव करें, इतना अच्छा नाम है आपका बच्चे। तो स्पीशीज समझ आए? सो दोज ऑर्गेनिजम्स दैट रिजेंबल मॉर्फोलॉजिकली एंड इन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो क्या होते हैं? एक स्पीशी में आते हैं। अब आप सोचोगे, ये मैंने आपको बताया, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, वो। सो सिमिलरली वो स्पीशीज जो सेम, दो स्पीशीज जिनमें कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कुछ स्पेशल सिमिलैरिटीज हैं, वो मिलकर क्या बनाएंगी? वो एक जीनस में आ जाएंगी। वो स्पीशीज, अभी देखो, अभी इस टेबल पे मैं दोबारा आ गई बच्चे, रिकॉर्डिंग आपको 1-2 दिन के बाद मिलेगी।
मिल जाएगी बट कल या परसों तक मिलेगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग को लोड होने में टाइम लगता है। सो आप अभी समझ लें इस चीज को। हम्म, हाँ जी बिल्कुल शबनम, जैसे सेल होता है फिर सेम टाइप के सेल्स टिश्यू बनाते हैं, वैसे ही स्पीशीज हो गया सबसे छोटा यूनिट। अब सिमिलर स्पीशीज जो होंगी वो एक जीनस में आ जाएंगे, फिर जो सिमिलर टाइप के जीनस होंगे वो एक फैमिली बनाएंगे। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज जिनका आपस में कुछ सिमिलैरिटी होएगी वो एक ऑर्डर के अंडर आएंगे। बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स जो आपस में सिमिलर होंगे दे विल बी कमिंग अंडर वन क्लास। बहुत सारी क्लासेस जिनमें कुछ सिमिलैरिटी होगी वो दैट विल मेक वन फाइलम। और बहुत सारे फाइलम्स जो एक दूसरे से सिमिलर होंगे दे विल मेक अ किंगडम। तो सबकी डेफिनेशन जो है ना वो इसी तरह होगी। आपको स्पीशीज की अगर पता है ना, अगर आपको स्पीशीज की डेफिनेशन पता है तो आप सबकी डेफिनेशन खुद से बना सकते हो। ठीक है, स्पीशीज की पता है कि वो ऑर्गेनिजम्स दैट आर मॉर्फोलॉजिकली एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स जिनके सिमिलर होते हैं, रिजेंबल करते हैं, वो हमारी स्पीशीज हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया, टाइगर और लायन, ये दो अलग अलग स्पीशीज। ओके, अब हम आते हैं जीनस पे। अब जीनस का मैंने क्या बताया था, वही यही टर्म आएगी, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। ये डेफिनेशन कितनी इजी है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज दैट शेयर सर्टेन एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो रिलेटेड स्पीशीज के ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, जीनस। जैसे कि टाइगर और लायन है, वो एक जीनस के अंडर आते हैं। इनकी दोनों की स्पीशीज अलग अलग हैं बट इन दोनों का जीनस जो है वो सेम है, और उनके जीनस नेम क्या है, पैंथेरा। लायन एंड टाइगर की स्पीशीज अलग अलग हैं बट क्योंकि उनकी दोनों की स्पीशीज में कुछ सिमिलैरिटी है, रिजेम्बलेंस है, तो वो एक जीनस में आते हैं। ठीक है, और उनके जीनस का नाम है पैंथेरा। क्लियर हुआ। अब इससे मैं आपको एक टर्म बताने जा रही हूँ, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर तो मैंने आपको बता दिया था ना, अभी बता कर बैठी हूँ क्या होता है नोमेनक्लेचर। नेमिंग, बिल्कुल सही आन्या। बाई का मतलब होता है टू, तो दो वर्ड्स का एक नाम देना, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यानी कि हम इसमें, जैसे सपोज एग्जांपल है अमित शर्मा, ठीक है, सो ये एक नाम है लेकिन इसमें दो वर्ड्स हैं, तो हमने अगर कुछ नेमिंग करनी है और उसमें हमने दो वर्ड्स इंक्लूड करने हैं, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है, इसमें सबसे पहले होता है जीनस नेम और फिर हम लिखते हैं स्पीशीज नेम उस ऑर्गेनिज्म का। अगर हमने किसी का नामकरण करना है ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो हम पहले उसके जीनस का नेम लिखेंगे फिर उसके स्पीशीज का नेम लिखेंगे, वो उसका नाम बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल है आपको मैंगो का दिया हुआ। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा क्या है, जीनस नेम, और इंडिका क्या है, स्पीशीज नेम। बिल्कुल सही, शबनम ने बिल्कुल सही आंसर दिया। सो इससे आपको क्लियर हो गया जीनस नेम और स्पीशीज नेम। बट इसमें एक रूल है, एक रूल है, एक चीज ध्यान रखनी है आपने कि जब आप जीनस नेम लिख रहे हो ना, तो आपको अपना फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है और स्पीशीज नेम में फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखना है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम क्या हो गया, मैंगीफेरा इंडिका। सिमिलरली पोटैटो का क्या है, एक मिनट, someone is saying something. ओके, अनम, योर नेम इज अनम बट नाम शबनम लिखा है, ठीक है अनम। सो पोटैटो का, हाँ जी मैं वही कर रही हूँ, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रिपीट कर रही हूँ। पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोजम। अब ये कुछ एग्जांपल्स आपने याद रखने हैं, ठीक है, सारे एग्जांपल्स याद नहीं करने, कुछ जैसे मैंगो का कर लिया, पोटैटो का कर लिया, एनसीईआरटी में दो तीन और होंगे। ठीक है, तो सोलेनम क्या है, सोलेनम इज दी जीनस नेम एंड ट्यूबरोजम इज दी स्पीशीज नेम। ठीक है, बिल्कुल। सो
बिल्कुल, आप लोगों को तो काफी नॉलेज है, दैट्स वेरी गुड। हाँ, और एक चीज, इनको या तो हमने देखा ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, तो अगर हम कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं तो वी राइट इट इन इटैलिक्स, नहीं तो हम क्या करते हैं, उनको अंडरलाइन कर देते हैं। हम इटैलिक्स में नहीं लिख सकते ना राइटिंग में, तो हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं। दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ राइटिंग। ये कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं, ठीक है। सो अब आप मुझे बताएं कि लायन और टाइगर का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे होगा। मैंने आपको मैंगो का एग्जांपल दे दिया, पोटैटो का एग्जांपल दे दिया, लायन और टाइगर का बताओ। अब मैं देखती हूँ कितनों को समझ आई ये चीज। पूरा नेम, पूरा नेम, इकरा सिर्फ पैंथरा नहीं लिखना, पूरा नेम चाहिए मुझे। चाहत ने आंसर सही दिया है, बट स्पेलिंग मिस्टेक्स और रूल फॉलो नहीं हुआ। चाहत, आन्या ने सही दिया है। हाँ, बस मुझे पूरा नाम लिख दो। आप लोग लियो के स्पेलिंग गलत क्यों लिख रहे हो। सतीश ने बिल्कुल सही लिखा है, पैंथरा लियो। और टाइगर का पैंथरा टिग्रिस, सही लिखा है, बट आप कैपिटल वर्ड का ध्यान नहीं रख रहे। लायन का नेम इज, हाँ हर्षित ने सही लिखा है, पैंथेरा लियो। पैंथेरा में पी कैपिटल और लियो का एल छोटा। पुहार ने भी बिल्कुल सही लिखा है। टाइगर का है पैंथेरा टिग्रिस। P should be capital and T should be small. Clear? बायनॉमियल नोमेनक्लेचर सबका क्लियर हो गया। हाँ जी युविका, आपने भी सही लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, अब हम आते हैं फैमिली पर। फैमिली की डेफिनेशन भी वही सेम है। अगर आपको सीरीज याद है तो आप लिख सकते हो वन और मोर रिलेटेड जेनेरा। जेनेरा जीनस का प्लूरल है। सो एक से ज्यादा रिलेटेड जीनस वाले किस में आ जाते हैं, एक फैमिली में आ जाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल है कैट्स और लेपर्ड्स, या कैट्स और टाइगर लगा लो। सो जो कैट्स हैं उनका जेनरा होता है फेलिस, और जो लेपर्ड्स हैं उनका जीनस होता है पैंथरा। लेकिन इन दोनों की फैमिली होती है सेम, और इन दोनों की फैमिली का नेम है फेलिडे। यानी कि कैट फैमिली को हम फेलिडे बोलते हैं, इसको बेसिकली हम कैट फैमिली बोल देते हैं। अब इसमें बहुत सारे जीनस आ जाते हैं, कैट्स का जीनस भी आ जाता है, लेपर्ड्स का भी, और मतलब लेपर्ड्स में टाइगर वगैरह भी आ गया है ना। तो फेलिस जीनस है, पैंथेरा जीनस है, ये एक फैमिली में आते हैं, फेलिडे फैमिली। बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। देन इज ऑर्डर। अब ऑर्डर की डेफिनेशन कैसे होगी, इंक्लूड्स मोर, वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज। जस्ट लाइक फैमिली था मोर देन वन रिलेटेड जीनस, वैसे ऑर्डर इज मोर देन वन रिलेटेड फैमिलीज, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल क्या है, फेलिडे को हम बोलते हैं कैट फैमिली, ये तुम अभी करके हटे हैं, कैट फैमिली। कैनिडे इज कॉल्ड डॉग फैमिली। कैट्स की अपनी फैमिलीज हैं, डॉग की अपनी फैमिली है, बट इन दोनों फैमिलीज में कुछ सिमिलैरिटी है, तो इनका ऑर्डर जो है वो सेम है, और इनका ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा। So, फेलिडे इज द कैट फैमिली, कैनिडे इज द डॉग फैमिली, और इनका जो ऑर्डर है वो क्या है, कार्निवोरा। मतलब ये दो फैमिलीज हैं जो सेम ऑर्डर के अंदर शो होती हैं, ठीक है। किसी ने लास्ट स्लाइड शो करने को बोला है। बच्चे आप लोग ना चैट्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और समझने पे कम। अब आ गया क्लास। क्लास क्या हो गया, वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स, सिंपल। ओके, जिसने लेट ज्वाइन किया है इट्स अप टू यू। आप 9 o'clock वाली करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, दैट्स एंटायरली अप टू यू। फिर उसके बाद आ गया फाइलम। अच्छा, मैंने क्लास बता दिया, क्लास का मतलब हो गया वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। तो आपको
अगर वो ऑर्डर याद है ना, सीरीज याद है, तो आपको सबकी डेफिनेशंस बहुत इजी हो जाएंगी, हमें इतना टाइम उसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। डिवीजन और फाइलम, अब फाइलम और डिवीजन में एक फर्क है। फाइलम जो टर्म है वो एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, और जो डिवीजन टर्म है वो हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बस ये चीज याद रखनी है। एनिमल्स के फाइलम होते हैं, प्लांट्स की डिविजन्स होती हैं। एनिमल प्लांट्स के फाइलम्स नहीं होते हैं, प्लांट्स की डिविजन्स होती है। और फाइलम क्या होता है? वन और मोर रिलेटेड क्लासेस। बिल्कुल सही, किसी ने आंसर दिया, बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम करते हैं किंगडम। किंगडम क्या होता है? मोर देन वन फाइलम और मोर देन वन रिलेटेड डिविजन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कि एनिमल्स हैं उनके फाइलम्स होते हैं और प्लांट्स में डिविजन्स होती हैं। सो किंगडम क्या होगा? बहुत सारे सिमिलर फाइलम्स मिलाकर या बहुत सारे सिमिलर डिविजन्स मिलाकर क्या बनाएंगे? किंगडम। और ये किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि हाईएस्ट कैटेगरी होती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी कैटेगरी होती है, तभी ये हमारे टेबल में सबसे बड़ा था। अब हम टेक्सोनॉमिकल एड्स, ये मैं आपको टॉपिक जल्दी जल्दी समझाऊंगी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमने कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं ना। सो टेक्सोनॉमिकल एड्स, आपने वर्ड सुना है फर्स्ट एड? फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है? द वेरी फर्स्ट हेल्प, है ना? हाँ जी बच्चे, ये टेक्सोनॉमिकल एड्स आपका पूरा टॉपिक डिलीटेड नहीं है, उसमें से आपको हर्बेरियम और वो आना है, तो मैं आपको एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, जितना हो सकता है 5 मिनट्स में। फर्स्ट हेल्प, तो एड का मतलब क्या होता है? एड का मतलब होता है हेल्प करना। तो वो चीजें जो हमें टेक्सोनॉमिकली हेल्प करें, यानी कि हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में, उनकी नेमिंग करने में हेल्प करें, वो क्या होती हैं? टेक्सोनॉमिकल एड्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि हर्बेरियम। अब हर्बेरियम में क्या होता है? जितने भी प्लांट्स हैं उनके कुछ पार्ट्स, लाइक उनकी लीव्स या उनके फ्लावर्स, उनको ड्राई करके प्रेस करके रख दिया जाता है एक स्क्रैप फाइल में। आप छोटे होते बच्चे, आप स्क्रैप फाइल बनाते होंगे, हॉलीडेज होमवर्क में आपको बोलते होंगे कि सूखे हुए मैंगो लीव्स या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लीव्स आपने सुखाकर पेस्ट करके लाने हैं, है ना? ऐसी होती थी ना एक्टिविटी, मुझे याद आ गया, हमें भी होती थी। तो उसी तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है ना, अब हम छोटे से एरिया में इतने सारे प्लांट्स नहीं ग्रो करते, तो हम क्या करते हैं? इजी तरीका है, हर एक प्लांट के कुछ लीव्स या कुछ स्पेसिमेन उनको ड्राई करके स्टोर करके रख लेते हैं। तो उससे क्या होता है? हमें उसको पहचानने में, उसको क्लासिफाई करने में हेल्प हो जाती है। ठीक है, फिर आता है बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन होते हैं बड़े बड़े एरिया में, एक बड़ा फॉरेस्ट टाइप एरिया होता है, उसमें बहुत बहुत टाइप के प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं एक्चुअल। ठीक है, जैसे तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ओके चलो, अगर ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आप ये प्रेजेंटेशन ले लेना, तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी अगर पढ़ना भी हुआ। ठीक है, सो ओके, अब हम ऐसे करते हैं, अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। मैं एक पोल जनरेट करूंगी एंड आई विल सी कि कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। की एंड हर्बेरियम में आ रहा है ना? ओके, सो कितने टॉपिक अगर रह गए ना, अगर बाई चांस एक दो टॉपिक, तो आप अभी क्योंकि हम थोड़ा सा हम जल्दी में हैं, सबकी क्लासेस भी होंगी बाद में, और इनफैक्ट मेरी भी नेक्स्ट क्लास है, तो ओके चलो मैं एक क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, इसका आंसर आपने पोल्स में जाकर देना है। इसको रीड कर लो सारे बच्चे। मैं पोल जनरेट कर रही हूँ, मुझे मैक्सिमम बच्चों के आंसर्स चाहिए। हाँ अनम, एक्चुअली कुछ नहीं, हैंड को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी चोट लग गई, स्लिप हो गई थी मैं। थैंक्स फॉर योर कंसर्न बच्चे। अब पोल्स पे रिस्पॉन्ड करें सब, यहाँ पे आंसर कोई नहीं करेगा। थैंक यू अनम। The question is, in majority of higher animals, dash and dash are mutually exclusive events. Mutually exclusive events का मतलब है कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। A option is growth and nutrition, B option is nutrition and consciousness, C is growth and reproduction, D is reproduction and consciousness। मैं देख रही हूँ 31 बच्चे वोट कर चुके हैं। थैंक यू तान्या।
पोल कैसे ओपन होते हैं? नीचे 3 डॉट्स पे जाएंगे, फिर एक्टिविटीज पे जाएंगे, फिर पोल ऑप्शन मिलेगा आपको। ओरिएंटेशन में आपको बताया गया था ये, आई थिंक। मैं बताती हूँ बच्चे। अभी तक 45 बच्चों का आंसर आ गया है। चलो कोई बात नहीं, अगर किसी ने ओरिएंटेशन नहीं ज्वाइन किया तो अब मिल गया पोल्स। 48 बच्चों के वोट आ गए हैं। 70 की स्ट्रेंथ है। बाकी बच्चे कहाँ पर हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, मतलब अगर एक चीज दूसरी चीज में इंटरफेयर नहीं कर रही। तो अब मैं ये पोल एंड करूंगी। मीनाक्षी ने आंसर भी दे दिया। 54 वोट्स आए हैं, 55, और उसमें से 28 बच्चों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया है। तो आई मस्ट से कि सी इज द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखो, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं हो रही है। अगर ग्रोथ हो रही है तो वो रिप्रोडक्शन में इंटरफेयर नहीं कर रही है। रिप्रोडक्शन अपना प्रोसेस है, ग्रोथ अपना प्रोसेस है, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन अगर हम ए ऑप्शन देखें, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, तो उसमें क्या हो रहा है? अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ग्रोथ नहीं होगी। एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए ना। सो इसका करेक्ट आंसर है सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, और इसका पोल भी मैं लॉन्च करने लगी हूँ। ओके, अब देखते हैं। आप जाएं, पोल्स पे आंसर करें। पोल नहीं आ रहा? एक्टिविटीज पे जाएं और वहां पे पोल डेफिनेटली मिलेगा आपको। ये कम बच्चों ने वोट किया है, सिर्फ 22 बच्चों का वोट आया अभी तक, जिनमें से मेजोरिटी का सही है। वाओ, इट मीन्स आपको समझ आ गई ये चीज। तमरीन बच्चे ग्रुप में ये चैट में आंसर नहीं देना, तो मुझे चैट्स बंद करनी पड़ेंगी। इजी। इजी इसलिए क्योंकि हमने अच्छे से सुना है ना इकरा। ओके, तो मैं ये पोल बंद कर दूं। कर दिया बच्चों ने वोट सबने? ठीक है। सो अब इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने चैट में भी बता दिया, द आंसर इज डी। क्योंकि ग्रोथ, ये तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था ना, ग्रोथ में दो चीजें आती हैं। वन इज इंक्रीज इन मास एंड द अदर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है। अब कई बच्चों को पूछना होगा, मैम डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का बच्चों मतलब होता है द एबिलिटी टू स्टॉप डिवाइडिंग। इसमें ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। हाँ जी अनम, बिल्कुल। एक पर्टिकुलर फंक्शन हम परफॉर्म करने लग जाते हैं अगर, और सेल्स जो है बेसिकली हमारे ग्रोथ करना बंद कर देते हैं, डिवाइड करना बंद कर देते हैं, एंड टेक अप अ पर्टिकुलर फंक्शन, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में तो ग्रोथ बंद ही हो जाती है। ठीक है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, इसका ग्रोथ से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ग्रोथ के ऑप्शंस क्या हो गए? 1 एंड 3। सो ऑप्शन हमारा क्या हुआ? डी से। तो मेजोरिटी बच्चों ने डी किया था, लेकिन बीच में कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने गलत ऑप्शंस भी सिलेक्ट किए थे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इजी है, और इसमें मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर देंगे। अर्चना, मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस। ए मेटाबॉलिज्म, बी ग्रोथ, सी रीजेनरेशन, डी रिप्रोडक्शन। आंसर नहीं देना, इसमें नहीं आंसर देगा कोई बच्चा।
कर दी बच्चे क्लोज, चैट क्लोज करनी पड़नी थी मुझे, जिस तरह से सब आंसर दे रहे थे इसमें। ओके, सो पोल्स में ये तो आंसर सबका सही होना चाहिए, किसी की गलती होनी ही नहीं चाहिए। 47 वोट्स, उसमें से 3 ने गलत किया है, बाकी 45 बच्चों ने सही आंसर दिया है। कौन है वो 3 बच्चे जो गलत आंसर करा है जिन्होंने? चलो 53 वोट्स आ गए। नाउ आई विल बी क्लोजिंग दिस मीटिंग। ओके, okay, so now I will end this meeting, end this poll, sorry, मीटिंग नहीं। तो इसका सही आंसर तो सबको पता ही है, 4 बच्चों ने गलत दिया है, बाकी सबने आंसर ए किया है, मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर था मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ओके, चलो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कोई भी चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा, जिसका नाम लूंगी वो अपना माइक अनम्यूट करके उसका आंसर देगा, ठीक है? मैं नाम लूंगी, वही बच्चा अपना माइक अनम्यूट करेगा, ठीक है? हाँ जी। सो ये नॉलेज प्रोवाइडर कौन है, पहले तो ये बताओ। जो भी है ना ये नॉलेज प्रोवाइडर, वो बच्चा अपना माइक अनम्यूट करके आंसर देगा सिस्टमैटिक्स का, और पहले अपना असली नाम भी बताएगा। और कोई माइक ऑन नहीं करेगा, सिर्फ नॉलेज प्रोवाइडर करेगा। कौन है ये नॉलेज प्रोवाइडर? ओके मैम, हम कशिश। कशिश। ओके कशिश, अपने अपना इतना अच्छा नाम है, उस नाम से करो सेव। तो कशिश आंसर देगी। व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? सुना था बच्चे आपने? मैम, इट इन्वॉल्व्स evolutionary relationship. बिल्कुल, वेरी गुड। सो इट इज बेसिकली अ मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इन विच वी स्टडी द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड कशिश, ठीक है। सो ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है? तो ये वाली चीज तो आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी। आप मुझे शॉर्ट फॉर्म भी बताओगे जिसको मैं बोलूंगी, ठीक है? और आप मुझे माइक में बताएंगे, ठीक है? जिसका भी नाम लूंगी वही बच्चा बताएगा। ओके, सो कोई निकिता, निकिता आप मुझे बताएं कि हाउ विल यू डिफाइन व्हाट इज द टर्म लिविंग? मैम, निकिता। ग्रोथ, मूव, रेस्पायर, डेवलपमेंट। वेरी गुड। और कुछ कुछ मिसिंग हो रहा है? निकिता इज मिसिंग समथिंग, कौन बताएगा? मैम मैं बताऊं? हाँ जी, मीनाक्षी बताएगी। बाकी नहीं सिर्फ मेटाबॉलिज्म। मैम मूवमेंट होती है, मेटाबॉलिज्म ओके 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 ओके। मुझे माइक बंद करना पड़ा, सब बोलने लग गए, बट मुझे जानकर खुशी हुई कि सबको आंसर आता है, सबने सुना है अच्छे से, है ना? चलो एक बार मैं बता देती हूँ दोबारा से आंसर। सो मैंने आपको बताया था चाय कॉफी गर्म, सेल्स या सेलुलर एक्टिविटीज, नंबर 2 कॉन्शियसनेस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। ये 5 चीजें हैं, ये 5 टर्म्स आपने याद करनी है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कौन देगा? चलो ये क्वेश्चन मैं पूछूंगी युविका से। युविका, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड? हम क्यों क्लासिफाई करते हैं? मैम फॉर द ईज ऑफ स्टडी। वेरी गुड, फॉर द ईज ऑफ स्टडीज। और भी कोई रीजन हो सकता है? ये एक रीजन तो बिल्कुल सही है। स्टडी अवॉइड कंफ्यूजिंग। Ma'am, because no single organism can be studied. मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक मिनट सभी नहीं बोलेंगे।
सिर्फ अनम आंसर करेगी। आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। ओके, निवृत्ति त्यागी, कैन यू आंसर व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड? मैम हमका नहीं। हाँ जी इकरा, हाँ जी बोले इकरा, आप बताओ। मैम so many organisms on earth, impossible to study both, तो प्लीज साइंटिस्ट कहना मैम इन्होंने सबकी अलग अलग क्लास बनाती, स्टडी इजीली हो जाए। बिल्कुल सही, वेरी गुड इकरा। एक ना बस अब आपने एक काम करना है, ये लेजी इंटरनेट नाम ना, ये आपने वो करना है, अपना नाम लिखना है, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, ठीक है। सो इकरा ने सही आंसर दिया। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के बच्चे दो रीजंस हैं। एक तो ऑब्वियसली अब हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाई हो चुके हैं, ठीक है? आप ये लिखोगे आंसर में, ये सारे पॉइंट्स लिखोगे कि नंबर 1 तो देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो उनको स्टडी करना बहुत मुश्किल है सबको, तो इसीलिए उनको क्लासिफाई करना जरूरी है, जस्ट फॉर द ईज ऑफ स्टडीज, हम इनको स्टडी करना आसान करने के लिए। और दूसरा तरीका है कि अगर हमें किसी कॉमन, मतलब हमने दो ऑर्गेनिजम्स में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढने हैं, जो भी क्लासिफाइड होंगे ना वो एक ग्रुप में होंगे, तो हमें उनके बीच में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए भी जरूरी है। लाइक अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया कैट फैमिली और डॉग फैमिली है, ठीक है, हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है सेम ऑर्डर में, है ना? तो हमें अगर हमें किसी के बीच में कुछ सिमिलैरिटी जाननी है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, या कुछ डिफरेंसेस जानने हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है? सो बेसिकली इसका मेन रीजन यही है कि हमें अपनी स्टडीज को ईज करना, कंफ्यूजन को अवॉइड करना, जो कि मैक्सिमम बच्चों ने आंसर भी दिया था, ठीक है बच्चों? अभी और भी थोड़े से एक दो क्वेश्चंस हैं जो कि अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम पूरा मेरी बिल्कुल नेक्स्ट क्लास है अभी 10 मिनट्स में, ठीक है? सो अभी आप मुझे ना चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि आप लोगों को सब कुछ समझ आया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, सब कुछ अच्छे से समझ आया आप लोगों को? ठीक है, वेरी गुड। सो इसी तरह से, इसी एक्साइटमेंट से हम अभी नेक्स्ट क्लास में भी मिलेंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे ना तो आप लोग तब पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अगर कोई डाउट्स नहीं है तो नाउ वी विल लीव दिस मीटिंग, आप लोग भी लीव कर सकते हैं।